हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं भाई आप सारे लोग। तो कल हमने समझा था संविधान होता क्या है, किस तरीके से संविधान और पॉलिटी में डिफरेंस है, हमारे संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सब चीज़ें हमने कल बहुत अच्छे से पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सा संवैधानिक विकास हुआ है जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर तरीके से बना है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या था, किस तरीके से कंपनी इंडिया में आती है और जब वो इंडिया में रूल करती है, उसके बाद जब उसको दीवानी राइट मिलते हैं, उसके बाद जब कंपनी दिवाली हो जाती है, फिर ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, कुछ रूल्स बनाने शुरू करते हैं। तो उसके वो कौन कौन से रूल थे, कंपनी के अंदर रह के कौन कौन से कानून बनाए गए, और बाद में जब ब्रिटिश क्राउन आया तो उन्होंने कौन कौन से नियम कानून बनाए, वो हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं बिना टाइम खराब किए। चलो हमें क्या पढ़ना है, आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा समझते हैं। आप जरा मुझे ये बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी इंडिया में। अच्छा, वो बात की बात है, पहले समझते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कब थी। थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ाती हूँ, मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रही हूँ, बट आपने ये चीज़ हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, बट ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हिस्ट्री पॉलिटी आज दोनों पढ़ेंगे। देखो, इंटरलिंक करना बहुत ज़रूरी है सब्जेक्ट का। जब आप इंटरलिंक करते हो ना चीज़ों को, तो आपको जल्दी से याद आता है। तो आपको लगता है कि ये चीज़ तो हमने हिस्ट्री में पढ़ी थी, मैम पॉलिटी में पढ़ा रही, क्योंकि इसका हम अभी यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो समझेंगे हम अपनी यहाँ पे आज क्लास में, है ना। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो उस टाइम पे इंडिया में मुगल सम्राट कौन थे, जल्दी बताओ। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है 1600 में। अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो कभी कभी किसी किसी बुक में 1599 भी लिखा होता है, तो प्लीज़ वो भी सही है, और 1600 भी सही है। ये मत बोलना कि मैम आपने एक साल ऊपर नीचे कर दिया। हम मानते 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। ठीक है, क्या नाम है इसका, ईस्ट इंडिया कंपनी। और देखो, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही सेम होगी, तो इसके लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको, है ना। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी उस टाइम पे मुगल सम्राट जो थे वो कौन थे, अकबर। अकबर कौन थे, मुगल सम्राट, ये सब आपको पता है। बट जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है, उस टाइम तक क्या हो जाता है, उस टाइम तक अकबर की डेथ हो जाती है। बताओ जरा, अकबर की डेथ कब हुई है। अकबर की जो डेथ हुई है वो 1605 में हुई है। अकबर की डेथ हो गई, मतलब ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एंटर करती है और जब दरबार में जाती है मुगल सम्राट की, तो उस टाइम पे कौन होते हैं, जहांगीर। अकबर के बेटे का नाम क्या था, जहांगीर। जहांगीर होते हैं मुगल सम्राट। अच्छा, थोड़ा ये भी समझ लो, सबसे पहले कौन आए थे, सबसे पहले पुर्तगीज आए, फिर कौन आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डैन के लोग आए, और फिर कौन से आए, फिर हमारे फ्रांसीसी लोग आए। ये बात आपको पता है अच्छे से, मैं यहाँ पे लिखवा नहीं रही हूँ। अकबर के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज समझो ईस्ट इंडिया कंपनी की, हमारे लिए काम आएगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी सिर्फ कंपनी नहीं थी। अच्छा, याद रखना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सिर्फ कंपनी नहीं थी। क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा हमारे पे रूल कर पाई, क्यों, जो फ्रांस आया और जो फ्रांस की कंपनी थी वो रूल नहीं कर पाई, क्योंकि जो फ्रांस की कंपनी थी ना वो गवर्नमेंट कंपनी थी, और एक ऐसी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, साथ में एक कंपनी नहीं थी। इसके पीछे का क्या था, आप देखो, इसे 15 वर्ष का क्या मिला, लाइसेंस मिलता है, कि आप 15 वर्ष के लिए पूर्व के जो देश है उनसे क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, कि देशों के साथ आप क्या करो, आराम से व्यापार करो, ट्रेड करो। अच्छा, इस टाइम पे जो महारानी थी ब्रिटेन की, वो कौन थी, जल्दी बताओ। हाँ, क्या नाम था उनका, महारानी की। उस टाइम पे जो ब्रिटेन की महारानी थी, महारानी, उनका नाम जल्दी से बता दो आप, कौन था। फर्स्ट एलिजाबेथ फर्स्ट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल का क्या दिया, एक लाइसेंस दिया कि आप पूरब के देशों के साथ जाके क्या करो, ट्रेड करो। साथ में एक चीज और भी बोली कि इंग्लैंड की तरफ से कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन इंडिया में आके ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या दिया इन्होंने, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दे दिया, मोनोपोली भी दे दी, एकाधिकार भी दे दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, एकाधिकार। तो ये चीजें आपने पहले ही पढ़ रखी होंगी, थोड़ा समझो। अब देखो क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमने थोड़ा समझ लिया कि ये अब आ गई इंडिया में। अब थोड़ा सा आपकी हिस्ट्री भी चेक कर लेते हैं जी। जब इंडिया में आती है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कहाँ जाएगी, अब भाई मुगल सम्राट के पास जाएगी ना, क्या करने के लिए, परमिशन लेने के लिए, कि भाई हमको भी व्यापार करने की परमिशन दे दो। तो अब मेरा सवाल ये है कि जब सबसे पहले कौन सा अंग्रेज था जो
मुगल सम्राट के दरबार में पहुंचा। देखो ईयर बताती हूँ मैं, 1608 में कौन पहुंचा था? उनका नाम था सर विलियम हॉकिंस। ये जो थे ये कब पहुंचे? ये 1608 में पहुंचे जहांगीर के दरबार में। अब देखो पुर्तगीज बहुत पहले आ चुके थे। कब? 1498 से पुर्तगीज आ चुके थे। 100 सालों से ऊपर यहाँ पे पुर्तगीज रह रहे हैं। अब पुर्तगीज चाहेंगे क्या कि जो मुगल सम्राट है वो अंग्रेजों को भी हमें व्यापार करने दे, बट ये जो मांगने गए यहाँ पे इन्हें नहीं मिलता है कि आप जो फैक्ट्री ओपन कर सकते हो, वो यहाँ पे परमिशन जो है वो नहीं मिलती। अब देखो कौन आता है? सर थॉमस रॉ। ये जो होते हैं ये पहुंचते हैं मुगल सम्राट। ये अभी इस टाइम पे भी कौन है? इस टाइम पे भी जहांगीर है। जहांगीर के दौरान पहुंचते हैं 1615 में। 15 में पहुंचते हैं, इससे पहले पहुंचते? जल्दी बताओ। समझ आया? ये पहुंच गए कहाँ पे? ये भी पहुंच गए दरबार में। यहाँ पे इनको फैक्ट्री ओपन करने की जो है परमिशन मिल जाती है। क्लियर हो गया? ये चीज आप थोड़ा सा हिस्ट्री में पढ़ चुके हो, यहाँ पे पढ़ लो। अब देखो क्या हुआ। ये चीज मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि जब तक आप बेस नहीं समझोगे तब तक आप चीजें क्लियर नहीं समझ पाओगे। इसलिए हमेशा बेसिक समझना या बेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। उस टाइम पे ब्रिटेन के जो महारानी थी वो कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। ए क्या हो गया? कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। बट जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती तो उस टाइम तक अकबर की डेथ हो जाती है। और अब कौन होता है मुगल सम्राट? जहांगीर होते हैं। जहांगीर के टाइम पे सबसे पहले कौन आता है? सर विलियम हॉकिंस। फिर कौन आता है? सर थॉमस रॉ आते हैं। ये आए, इनके टाइम पे परमिशन मिल जाती है। और जब परमिशन मिलती है तो ये क्या करते हैं? अपनी फैक्ट्री अलग अलग भारत में अलग अलग जगहों पे अपनी फैक्ट्री मतलब आज के टाइम की फैक्ट्री नहीं है। अगर आप मसाले ले रहे हो, मसाले लेके रखोगे कहाँ? ऐसा तो नहीं आज के टाइम पे आपके चल रहे हैं प्लेन, आपने उसमें रख दिया। उस टाइम पे तो इकट्ठा करोगे फिर जाएगा समुद्री स्थल से आपके वहां पे, तो उसको बोलते थे फैक्ट्री, है ना। तो वो परमिशन यहाँ पे मिल जाती है। अब ये करना शुरू कर देते हैं ट्रेड। अब कंडीशन जो है वो चलती चली गई, क्योंकि ये आए एज अ ट्रेडर ही थे। 1600 से आप 1615-17 से लगा के ये ट्रेड करते जाते हैं। 100 साल तक इन्होंने आराम से ट्रेड किया, बढ़िया से ट्रेड किया। एक टाइम ऐसा आता है, अब वो टाइम देखो क्या है, कि जब मुगल सम्राट जो थे वो वीक होना शुरू हो चुके थे। जब जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है, आप देखो यहाँ पे क्या हुआ। 1707 तक मुगल सम्राट जो थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्शन में होते हैं, बढ़िया से मजबूत होते हैं। तो उस टाइम तक किसी की कोई भी दाल नहीं गलती, क्योंकि ये क्या है, ये मजबूत थे। जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, अब हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने देखा ये कि भाई औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु, और कहते हैं औरंगजेब की मृत्यु होना ही समझ लो कि अब सेंट्रल में, केंद्र में कोई भी स्ट्रॉन्ग पावर नहीं है। अब लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं कि कौन बनेगा अगला मुगल सम्राट। तो आप देखना, इसके बाद से हमने देखा कि बहुत लड़ाइयां होती है मुगल सम्राट के लिए कि कौन बनेगा अगला मुगल सम्राट। और ये टाइम पीरियड है कि यहाँ से पतन शुरू हो जाता है मुगलों का। और एक टाइम ऐसा आता है 1920, 1720 और 25 और 30 के टाइम पीरियड में देखो कि मुगल सम्राट जो होता है, मुगल अंपायर जो होता है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। और जो रीजनल पावर है वो बननी शुरू हो जाती हैं। तभी आपको पता होगा इसी बीच में रीजनल पावर में बंगाल आता है, हैदराबाद बनता है, मैसूर बनता है। तो हमने देखा जब केंद्र सरकार कमजोर होता है तो रीजनल पावर जो थी वो स्ट्रांग हो गई। उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया, स्वतंत्र बना लिया। उसी में हम हैदराबाद का नाम, अवध, ठीक है, बंगाल, और हम किसके बारे में देखते हैं? मैसूर के बारे में। ये बड़े बड़े जो थे इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट बता दिया कि अब हम क्या हैं, अब स्वतंत्र हैं, अब मुगल के अंडर नहीं आते। एक और बड़ी चीज हुई, वो चीज क्या थी? 1739 में जब नादिर शाह ने क्या किया? आक्रमण किया इंडिया में और लूट के चला गया। और उस टाइम पे जो मुगल पावर थी वो ना तो उन्हें रोकने में कामयाब हुई और बहुत ज़्यादा नुकसान करके भी नादिर शाह जो था वो चला गया। नादिर शाह कब आता है? नादिर शाह जो है उसका आक्रमण कब होता है? 1739 में इंडिया पे उसने क्या किया? आक्रमण किया। अब इस टाइम के बाद इतना समझ आ गया अंग्रेजों को कि भाई ये जो है, वो जो मुगल सम्राट हैं वो इतने पावर में नहीं बचे हैं, वो शक्तिशाली नहीं बचे, कमजोर हो रहे। क्योंकि अगर आपके देश में कोई आपको लूट के चला जा रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, ये क्या शो करता है कि आप पावरफुल नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंडिया में अगर कोई आए और हम पे अपना अधिक्रमण कर ले,
तो इसका मतलब है कि हम पावर में नहीं है, हमारी केंद्र जो है वो कमजोर है। तो ये एक क्या था, एक साइन था कि अब मुगल जो है वो खत्म होने की कगार पे आ चुके हैं। इसके बाद आप देखो होता क्या है, मैंने कहा ना बंगाल जो था वो इंडिपेंडेंट हो गया था। कब? 1720 से लगा के 1730 के टाइम पीरियड में आप देखोगे कि बहुत से स्टेट जो थे वो इंडिपेंडेंट हुए थे, उसी में एक था बंगाल। अब बंगाल आज का बंगाल नहीं था, बंगाल बहुत बड़ा था, जहाँ पे उड़ीसा भी आ रहा था, आज का बिहार भी है, और जो हमारा आज देखते हो आप बना है बांग्लादेश, वो भी बंगाल के, बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंसेस था, बहुत बड़ा। अब देखो उसी तरह बंगाल के नवाब होते हैं। बंगाल जो था, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को इंडिपेंडेंट कर लिया था, और बंगाल जो था वो इंडिपेंडेंट था। यहाँ पे कौन थे? नवाब। अब जब इंडिपेंडेंट हुआ तो नवाब बनने शुरू हो गए। यहाँ पे कौन थे? नवाब थे। अब देखो होता क्या है, हुआ ये समझो हिस्ट्री। 1757 में बंगाल के नवाब का नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो थे वो कौन थे? वो उस टाइम यहाँ पे बंगाल के नवाब थे। ठीक है, ये आपको टाइम पीरियड याद है, 1757 का टाइम पीरियड है, और यहाँ पे ही शुरू होता है क्या? प्लासी का युद्ध। यहाँ पे कौन सा युद्ध हो रहा होता है? यहाँ पे होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो था वो षड्यंत्र था, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप देखो तो इन्होंने षड्यंत्र किया कि हम क्या कर सकते हैं। ये समझ चुके थे इसके बाद से, 1939 के बाद ये समझ चुके थे कि इंडिया में क्या है, इंडिया में फूट डालो, राज करो। आप किसी को पावर का लालच दो और आप उससे जो मन चाहे वो काम करवाओ। वरना सोच के देखो, इतने कम लोग जिन्हें इंग्लिश बोलनी आती थी, हिंदी समझ में भी नहीं पा रहे थे, और इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस थी, उन्होंने हम पे इतने साल रूल किया, क्योंकि वो समझ चुके थे कि इंडिया में किस तरीके से रूल करना है। प्लासी का जो युद्ध हुआ, इसमें इन्होंने षड्यंत्र करा। इसमें जो इनके कमांडर इन चीफ हुआ करते, इनका नाम क्या था? मीर जाफर। मीर जाफर, इन्होंने अपने मीर जाफर को अपने कब्जे में ले लिया, मतलब अपने फेवर में ले लिया। कब्जे मतलब क्या होता है? इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने फेवर में ले लिया। किसने ले लिया? उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक आर्मी का पर्सन होते हुए बाद में क्या बना है? गवर्नर बना है बंगाल का। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो था मीर जाफर को अपने साथ मिला लिया, और युद्ध होता है प्लासी का। और इस प्लासी के युद्ध में जो मीर कासिम, जो कि एक फोर्स को होल्ड कर रहे होते हैं, जैसे कमांडर इन चीफ होता है आर्मी का, मान लो हमारी जो थल सेना है उसके एक चीफ हैं, और वही ना जाए लड़ने के लिए तो क्या होगा? आपकी हार निश्चित है। वही सेम चीज यहाँ पे हुई सिराजुद्दौला के साथ। ये जो मीर जाफर थे ये लड़ने ही नहीं पहुंचे बैटल ग्राउंड में, ये पहुंचे ही नहीं, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला की हार होती और इनकी डेथ हो जाती। मतलब ये प्लासी का वॉर जो था वो इंग्लैंड अंग्रेज जीत जाते। मतलब ये कि जो प्लासी का वो होता है वो अंग्रेज जीत जाते। आप देखो अंग्रेज गए जीत, प्लासी के युद्ध को अंग्रेजों ने लिया जीत। अब देखो क्या हुआ इसके बाद। देखो अंग्रेजों ने और भी बहुत चीजें करी। वो चीज क्या थी? मैंने कहा ना, अलग अलग तरीके से पावर इंडिया में आई हुई थी। डच भी थी, फ्रांस थी। फ्रांस जो थी, हम जब पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि कर्नाटिक वॉर होते हैं, फ्रांस भी बहुत इंपॉर्टेंट पावर की तरह उभर रही होती है, बट फ्रांस को इन्होंने हरा दिया वांडीवास के युद्ध में 1760 में, और इससे पहले इन्होंने वेदरा के युद्ध में हरा दिया था डचों को 1759 में। ये चीज भी याद रखना। इसके बाद देखो आप समझो, बक्सर के युद्ध से पहले इन्होंने क्या किया था? इन्होंने दो पावर्स को हराया था, जो कि कौन सी पावर थी? यूरोपियन पावर ही थी। इन्होंने यहाँ पे बेदरे के युद्ध में हराया किसको? डचों को। और यहाँ पे इन्होंने हराया, वांडीवास का युद्ध हुआ, यहाँ पे किसको हराया? यहाँ पे हराया फ्रांस को। अब सोचो, जब आप दोनों को हरा के बैठे, इसका मतलब ये है कि आप अब एक स्ट्रांग पोजीशन पे हो, तो अब आप किसी को भी हरा सकते हो। अगर आप यूरोपियन पावर को हरा सकते हो तो अब आप किसी को भी हरा सकते हो। इसके बाद हुआ 1764 में बक्सर का युद्ध। इसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी कि अब बंगाल में तो हो ही गया अंग्रेजों का शासन, अंग्रेज रूल करने लगे, बट इसने ये भी तय कर दिया कि अब इंडिया में जो रूल करने वाली है वो कंपनी रूल करेगी, या फिर जो ब्रिटिशर्स बैठे हैं वहां पे वो रूल करेंगे। देखो बक्सर का ये युद्ध हुआ, ये बक्सर का युद्ध ये वाकई एक युद्ध था। यहाँ पे पावर्स लड़ी और यहाँ पे बुरी तरीके से हारी। मुगल अंपायर भी हारा, अवध के नवाब भी हारे और मीर कासिम भी हारे। इस टाइम तक आते आते जो मुगल जो नवाब थे बंगाल के, वो मीर कासिम थे। मीर कासिम को हटा दिया गया। उसके बाद मीर कासिम क्या करते हैं? लड़ते। तो पहला आप देख लो, मीर कासिम ये कुछ नहीं होते, पहले बंगाल के नवाब होते हैं। इस टाइम जब युद्ध होता है तब ये बंगाल के कुछ भी नहीं होते। यहाँ पे वो आते हैं, ये शाह आलम द्वितीय। कौन होते हैं? शाह आलम द्वितीय।
ये कौन होते हैं आप सबको पता है, ये मुगल सम्राट होते हैं। कौन है ये आपकी मुगल सम्राट है। और यहाँ पे कौन होते हैं, अवध के नवाब। नाम क्या होता है, शुजाउद्दौला। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये जब बक्सर का युद्ध होता है तो ये तीनों जो फोर्स होती है, कंबाइंड फोर्स, ये हार जाती है। किससे हारेंगी भाई, ये हारेंगी अंग्रेजों से। अंग्रेजों के साइड से लड़ कौन रहा था, अंग्रेजों के साइड से लड़ रहा था हेक्टर मुनरो। कौन लड़ रहा था, हेक्टर मुनरो। तो देखो ये क्या हुआ, ये हार जाती है और ये जीत जाती। इसके बाद देखो होता क्या है, इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या की, एक संधि की जिसको बोलते हैं इलाहाबाद की ट्रीटी। क्या हुई यहाँ पे होती है इलाहाबाद की संधि। ये संधि कब होती है, 1765 में ये संधि हुई। यहाँ पे संधि में दो चीजें हुई इंपॉर्टेंट। पहली देखो जो संधि की गई वो शाह आलम के साथ की गई, और दूसरी संधि जो की गई वो अवध के नवाब के साथ की गई। ठीक है, डेट अलग थी और संधि एक ईयर दोनों का एक ही था। शाह आलम से बोला गया कि अब आप सिर्फ और सिर्फ पेंशन भोगी बन के रहेंगे। मतलब ये कि देखा जाए तो इस टाइम से 1765 से जो मुगल थे वो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के ही हेड रहेंगे, और हम आपको 26 लाख रुपए एज अ पेंशन देंगे। अगर हम आपको पैसे दे रहे हैं भाई तो उसके बदले में हमें भी तो कुछ चाहिए। अगर हम आपको कुछ दे रहे हैं भाई, हमें भी वापस में कुछ चाहिए ना। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई हमें भी दीवानी राइट दे दो आप। तो इन्हें क्या मिल गए, इन्हें बोला हमें भी दीवानी अधिकार दो। किस जगह के, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ये हम लिखते हैं एक साथ, और बिहार। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्होंने क्या बोला भाई हमें, इनको क्या मिल गए, दीवानी राइट। दीवानी राइट का मतलब समझते हो, दीवानी राइट का मतलब ये होता है कि कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, मतलब जो टैक्सेस कलेक्ट करने की पावर होती है वो किसके पास आ गई, अब अंग्रेजों के पास। जैसे कि हम टैक्स देते, किसको देते, सरकार को देते, तो मेन कलेक्शन पावर किसके पास है, सरकार के पास। यहाँ पे किसके पास चली गई, इनके पास। इसका मतलब अब पावर किसके हाथ में आ गई, इनके पास। तो कलेक्शन ऑफ जो टैक्सेस थे वो किनके पास पावर चली गई, वो चली गई कंपनी के पास। अब यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। होता क्या है, 1765 से लगा के 1772 तक रहता है यहाँ पे क्या, द्वैध शासन। समझते हैं इसका मतलब क्या होता है, डबल गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या हो गया, द्वैध शासन चला। कैसे, एक के पास पैसा तो है बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। मतलब ये कि पैसा मेरे पास, जिम्मेदारी मेरे पास नहीं। मतलब यहाँ पे रेवेन्यू तो इनके पास रहेगा बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे ये। इसका मतलब ये है कि जिम्मेदारी किसी और की, पैसा किसी और के पास जा रहा है। मतलब ये कि रेवेन्यू कलेक्शन की पावर किसके पास, कंपनी के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास, वहां के नवाब के पास। अभी भी आपने देखा यहाँ पे जो नवाब बना दिया, ये इनके पास क्या है, इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिना पैसों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जा सकती है नहीं। मान लो फॉर एग्जांपल केंद्र सरकार ने बोल दिया कि यूपी से कि भाई आप जो मन चाहे वो करो बट हम पैसा नहीं देंगे, जो टैक्स आप लेते भी हो स्टेट टैक्स है वो भी हम लेंगे। तो सरकार पास पैसा आएगा कहाँ से, टैक्स ले रही थी वो भी केंद्र सरकार ने ले लिया, सब कुछ तो उनके पास है। तो जब पैसा नहीं होगा तो किस तरीके से लोगों की वेलफेयर किया जा सकता है। सेम चीज यहाँ पे हो गई। पैसा रेवेन्यू कौन ले रहा है, कंपनी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, नवाब के ऊपर। हमें हमारे लिए कौन है, आम जनता के लिए नवाब। हम किससे बोलेंगे, इनसे बोलेंगे ना कि आप पैसा ले रहे हो, आपके बिहार पे पैसा ये ले रहे हैं, आप हमारे लिए काम करो। तब पिसेगा कौन, ये। इसके चक्कर में इन्होंने इतना ज्यादा लूटा। कंपनी ने क्या किया, कंपनी के लोगों ने बहुत ज्यादा क्या किया, भ्रष्टाचार किया। मतलब करप्शन जो था वो चरम सीमा पे था। इतना करप्शन किया, इतना लूटा बंगाल को कि बंगाल में क्या आ गई, इसकी वजह से बंगाल में फेमाइन, जिसे हम बोलते हैं भुखमरी, वो शुरू हो गई। वो हो गई 1770 का टाइम पीरियड था जहाँ पे इतनी भुखमरी थी, लोग भूखे मर रहे थे क्योंकि इन्हें लूट खसोट करनी थी। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपकी फसल हो रही है नहीं हो रही, मुझे मेरा टैक्स चाहिए, बस इनको इस बात से मतलब था और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। अब देखो इसी बीच में होता क्या,
मैंने बोला कंपनी के लोग भ्रष्टाचार हो गए, कंपनी के लोगों ने पैसे को बहुत ज्यादा लिया। अब देखो होता क्या है, इससे हुआ ये करप्शन की वजह से कंपनी के लोग जो थे वो तो अमीर हो गए, बट जो कंपनी थी वो क्या हो रही थी, वो डूबती गई और वो कर्जे में आ गई। अब देखो मैंने कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी एक नॉर्मल कंपनी नहीं थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक लाइसेंस के थ्रू इंडिया में भेजा गया था। इसका मतलब है कि अब कंपनी अगर डूब रही है तो आप बताओगे जाके कहाँ पे, ब्रिटेन के अंदर, कि कंपनी भाई डूब रही है। हुआ ये करप्शन की वजह से इंडिविजुअल जो थे वो तो अमीर हो गए, बट कंपनी जो थी वो करप्ट मतलब डूबने लगी। अब जब कंपनी डूबने लगी, ईस्ट इंडिया कंपनी बंद होने की कगार पे आ गई, क्योंकि इतना इन्होंने लूट लिया और ये बदने लगी, तो ये कहाँ जाते हैं, पहुंचते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। कहाँ पहुंचेंगे, ये पहुंचेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। अब जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास पहुंचेंगे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से कहेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बहुत कर्जे में आ गई है, इतने कर्जे में आ चुकी है कि अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इसे बचाने के लिए आपसे पैसा चाहिए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भी चालाक, मैंने कहा ना, कोई अगर आपको कुछ देता है उसके बदले में वो आपसे कुछ लेगा। फ्री में कोई किसी को कुछ भी नहीं देता, ठीक है, ये बात सच है, ये सच में बिल्कुल सही है। हमेशा याद रखना कि अगर आपको फ्री में कोई भी कुछ भी नहीं दे सकता। अगर आपको प्यार भी कोई करता है या मिलता है तो उसके बदले में भी वो आपसे प्यार चाहता है, मतलब फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। तो अगर आप किसी से पैसे लोगे तो आपको भी तो कुछ देना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि हमें चाहिए पैसे। बोला इन्होंने ठीक है ले लो पैसे, हम कहाँ मना कर रहे हैं। बट इतना पैसे कमाने के बाद जब बंगाल फेमाइन आ गई तो आप कर, मतलब इसका मतलब ये है कि आप कर क्या रहे थे और आपने कंपनी के अंदर इतना भ्रष्टाचार कर कैसे दिया। इसका मतलब ये है कि अब जरूरत किसकी है, रेगुलेशन की जरूरत है। मतलब ये कि अब हम आप पे बनाएंगे क्या, कुछ नियम कानून, उसके तहत करना पड़ेगा आपको काम। तभी आपको पता होगा 1972 में एक कमेटी बनती, सीक्रेट कमेटी, ऐसे बोलते गुप्त समिति बनती, जिसमें बोला गया था कि हम क्या करेंगे, हम आप कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी पे अपनी नज़र रखने के लिए क्या बनाएंगे, कुछ कानून बनाएंगे, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें उन्हें पढ़ना है। समझ आ गया इतनी कहानी जो मैंने आपको बताई पीछे से, समझ आया क्यों बताई, क्यों जरूरी है। बेसिक समझना बहुत जरूरी है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। आप देखो समझ आए। तो अब हम देखेंगे कि कंपनी जब रूल कर रही थी, कंपनी का जो रूल था उस टाइम पे किस किस तरीके से बने। एक बार हम थोड़ा सा डायग्राम बना के समझ लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से कानून बने। यहाँ पे हम देखते हैं कंपनी रूल, और यहाँ पे हम देखते हैं ब्रिटिश क्राउन रूल। अब समझो, इन्होंने बोला, एक यहाँ पे एक स्लाइड लाती हूँ मैं पहले। अब देखो इन्होंने बोला कि हम आपको रेगुलेट करने के लिए क्या बनाएंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे। साथ में बोला ये कि जो भी हम ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने क्या बोला, उसने बोला कि हम आपको रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए क्या बनाएंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे। ठीक है, कुछ नियम एंड कानून बनाएंगे। इसको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं, आप इतना समझते हो, है ना। देखो साथ में उन कानूनों को हर 20 साल में क्या करेंगे, हर 20 साल में उन कानूनों को हम चेक करेंगे। ये मान लो मैंने आज कानून बना दिया तो हम 20 साल बाद देखेंगे जो मैंने कानून बनाया था वो सही से काम किया है या नहीं किया। तो इन्होंने बोला कि हम हर 20 साल बाद कानूनों को क्या करेंगे, चेक करेंगे। तभी आप देखो जब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कंपनी रूल में सबसे पहला जो रूल आता है वो 1773 में ही आता है। इसे बोलते हैं रेगुलेटरी एक्ट। इसे हिंदी में करूंगी आगे। इसके बाद देखो 20 साल कब होंगे, 1793 में। 20 साल कब होंगे, 1813 में। 20 साल कब होंगे, 1833 में। और 20 साल कब होंगे, 1853 में। अब इन्हें ये तो नहीं बता रहा 1857 में कि रिवोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1857 में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हो गया जिसकी वजह से कंपनी रूल जो था वो खत्म हो गया और ब्रिटिश क्राउन रूल जो शुरू हो गया। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पे एक पॉइंट आपने पिट्स इंडिया एक्ट तो लिखवाया नहीं। जी बिल्कुल लिखेंगे। यहाँ पे क्या आता है आप देखो, पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखो ये जो एक्ट था ये क्यों आया, ये उस टाइम पे जो पिट्स थे वो कौन थे, वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने एक एक्ट लाया और कंट्रोल करने की और कोशिश की, किस पे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे। अब इसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन आया यहाँ पे रिवोल्ट होता है, और रिवोल्ट होने के बाद क्या हुआ कि अब जो हम हैं,
अब हम डायरेक्ट किसके कंट्रोल में हो जाएंगे, हम डायरेक्ट कंट्रोल में होंगे ब्रिटिश क्राउन के। तो यहाँ पे आता है 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1893 का, और फिर 1909, 1919 और 1935 और 1947। ये सारे एक्ट हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, मैंने आपको सिर्फ ईयर बताया है, ठीक है, समझ आया? जल्दी से देख लो। तो ये हम सारे एक्ट पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम किसके बारे में, 1773 का जो आपका रेगुलेटरी एक्ट था वो क्या बोलता है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे जो आपका ये एक्ट था ये हमसे क्या बोलता है। आप सुनो, समझ आया कि हम ये हमसे क्या बोलता है। जल्दी से देख लो एक बार कि ये जो एक्ट है ये हमारे लिए हमसे क्या बोलना चाहता है या हमसे क्या बोलता है। जल्दी बताओ ये वाली बात, ठीक है, समझ आया? आप देखो इस एक्ट में क्या बोला। सबसे पहला एक्ट, सबसे पहला अधिनियम जिसने कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश की, मनमानी ना करे, वो कौन सा एक्ट था, वो 1773 का एक्ट था। ये पहला एक्ट था जहाँ पे पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई। मतलब ये सबसे पहला, आप ये देखो एग्जांपल, यहाँ पे बॉम्बे, आज का जो मुंबई से बोलते हो वो पहले क्या था, बॉम्बे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो बंगाल, ठीक है, ये आप देख लो यहाँ पे मद्रास। प्लीज ये मत बोल देना मैम आपने मैप नहीं, मैंने पूरा मैप नहीं बनाया, मैं समझाने के लिए बोला। अब इन सबके पास अपने अलग अलग गवर्नर थे, मतलब सबके पास अपने, बॉम्बे के पास अपना खुद का गवर्नर था बॉम्बे की चीजों को देखने के लिए, मद्रास के पास खुद का था और बंगाल के पास खुद का था। यहाँ पे पहला स्टेप किया गया पावर को एक जगह लाने का। मतलब ये अब यहाँ पे जो पावर्स थी वो डिसेंट्रलाइज कर दी गई, किसके पास, बंगाल के पास। मतलब पहला स्टेप जहाँ पे केंद्रीकरण किया गया, पहला स्टेप जहाँ पे पहली बार केंद्रीकृत की गई पावर्स को। तो अगर सवाल आया आपसे कि पहला वो एक्ट जहां पे सबसे पहली बार शक्तियों को केंद्रीकृत करने की बात की गई थी वो कौन सा था, 1773 का। मतलब ये कि जो अब बंगाल के जो गवर्नर हैं उनके पास ही सारी पावर है, वही देखेंगे कि आपका बॉम्बे में क्या हो रहा है, वही देखेंगे कि मद्रास में क्या हो गया। मतलब ये कि अब मेन पावर किसके हाथ में चली गई, बंगाल के हाथ में। इसीलिए यहाँ इनको क्या बना दिया गया, इनको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे एक नया पद हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, यहीं पे क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे, सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम जो था वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था बंगाल के, उनका नाम था वो। तो समझ आया कि क्या हुआ, सबसे पहली बार पावर को केंद्रीकृत करने की शुरुआत कहाँ पे होती है, वो यहाँ पे होती है। समझ। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट ये, पहला रेगुलेटरी एक्ट था, आपको समझ। दूसरा पॉइंट ये है कि इसी एक्ट में बोला गया कि हम क्या बनाएंगे, एक सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे। कहाँ पे, कलकत्ता के अंदर। मतलब आप देखो इसी में बोला गया कि एक सुप्रीम कोर्ट बनेगा, कहाँ पे, कलकत्ता के अंदर, ठीक है। कहाँ बनेगा, कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट बनेगा। और इसमें आप देखो 3 जज थे और एक आपका मेन जज था, ठीक है, जिनका नाम था एलिजा एम्पे। जो मेन जज थे उनका नाम क्या था, एलिजा एम्पे, ठीक है। और ये बन के तैयार कब हुआ, 1774 में। तो ये बात कब बोली गई, यही बोली गई कि एक सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे, वो भी यहीं की होगा। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है 1773 के एक्ट की, ठीक है, समझ आ गया। तो ये पहला एक्ट था जहाँ पे बोला गया कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। समझ आ गया, क्लियर हुआ या नहीं, बताओ। 2 पॉइंट यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। तीसरे पॉइंट देखो, इसके बाद कौन सा एक्ट पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट।
अब देखो ये कब आता है, 1784 के अंदर आया। और पिट्स कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। पिट्स कौन थे, ये थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। मैंने कहा ना, अगर पहले बोला गया जब 1773 का एक्ट आया, उससे पहले क्या बोला गया कि हम आपको हर 20 साल के बाद रेगुलेट करेंगे कि आपने वो काम किए नहीं किए, बट बन कौन गया, ये बन गए पिट्स, आपके देश के प्रधानमंत्री। अब जब वो नया नया आता, नया नई पावर में आता, तो उन्हें लगता है कि नहीं, अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अलग से कानून बनाएंगे, और बनाए भी गए। आप देखो क्या होता है, इन्होंने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार थे उनको अलग अलग तरीके से डिवाइड करा, और पहली बार देखा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे बहुत ज़्यादा मतलब उनकी जो पावर्स थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, बहुत कम करने की कोशिश की गई। सारी पावर्स जो थी किसके हाथ में आनी थी, ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे। तो यहाँ पे 2 बोर्ड बनाए गए, एक का नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और एक का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। इसको क्या बोलते हैं, नियंत्रक बोर्ड, और इसको बोलेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को हिंदी में, देख लो भाई क्या बोलेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे पहली बार 2 क्या बनाए, 2 यहाँ पे अलग अलग काम करने की कोशिश की। मतलब हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पहली बार काम को डिवाइड किया गया। मतलब जितने भी कंपनी के, आप देखो यहाँ पे कंपनी के जो कॉमर्शियल काम होंगे कि किससे ट्रेड करना है, कौन सा ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड करना है, जो भी कॉमर्शियल काम होंगे वो कंपनी करे। कंपनी के जो भी कॉमर्शियल काम होंगे वो कौन करेगी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। मतलब, और जो भी राजनीतिक कार्य होंगे, जो भी पॉलिटिकल चीज़ें होंगी वो कौन करेगी, ब्रिटिश क्राउन। मतलब ये कि जो भी कंपनी के पॉलिटिकल वर्क होंगे वो कौन करेगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो आपको इसकी समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या बोला ईस्ट इंडिया कंपनी से कि भाई आप वहाँ पे एज अ ट्रेडर कंपनी की तरह गए हो, तो जो भी आपको कंपनी की तरह ट्रेड करना है, कि मुझे किसी के साथ क्या ट्रेड करना है, क्या ट्रेड नहीं करना है, वो सब चीज़ें आप देखोगे। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे रिलायंस मल्टीनेशनल कंपनी हर जगह ट्रेड करती है, ठीक है। ट्रेड कैसे करना है, किस रेट में बेचना है, वो सब रिलायंस कंपनी के हाथ में। बट जब बात आती है किसी चीज़ में पॉलिटिकली, तो वहाँ पे कौन, भारत सरकार जाएगी। सेम चीज़ यहाँ पे देखो, इन्होंने क्या बोला कि आपको कमर्शियली जो भी काम करना है आप करिए, बट पॉलिटिकली जो भी वर्क होगा वो हमारी जो पार्लियामेंट है वो देखेगी। ये चीज़ क्या शो करती है, ये चीज़ शो करती है कि पहली बार ऐसा लगा, कि पहली बार ऐसा हुआ कि जो इंडिया है वो जो ब्रिटिश क्राउन है उसके अंदर है, अंडर है। तो पोजीशन ऑफ जो होता है ना, पोजीशन करने के बाद, तो पहली बार बोला गया जो इंडिया है, पोजीशन है किसका, ब्रिटिश क्राउन का, ठीक है। और आपको एक चीज क्या दिख रही है, यहाँ पे भी क्या चल रही है, यहाँ पे भी दोहरी गवर्नमेंट नहीं चल रही कि ये काम क्या कर रही है, यहाँ पे भी आप देखो डुअल गवर्नमेंट का कंसेप्ट चल रहा है। ये कॉमर्शियल काम देख रहे हो, ये पॉलिटिकल काम देख रहे हैं, ठीक है, समझ आए। अब इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि जो पावर थी थोड़ी सी गवर्नर की, आप देखो पॉलिटिकल काम तो सारे ये करेंगे, ठीक है, ये कर। अब इसके बाद किसको आना था, इसके बाद आना था कॉर्नवालिस को इंडिया का गवर्नर बन के, है ना, बंगाल का गवर्नर बन के, सॉरी इंडिया का नहीं। इसके बाद किसको आना था, बंगाल का गवर्नर कौन बनता, कॉर्नवालिस। आपने देखा 1786 के बाद कॉर्नवालिस इंडिया में गवर्नर बन के आता है। कॉर्नवालिस बोलता है कि हम इस तरीके से तो काम नहीं कर पाएंगे भाई, कि सारी पावर जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास है, गवर्नर के पास कोई पावर ही नहीं है। तो एक संशोधन आता है जहाँ पे पावर्स को दे दिया गया, किसके पास, गवर्नर को दे दिया गया। और अब आता है 1793 का एक्ट, जो देखा जाए उसके बाद आप देखो 20-20 साल तक एक्ट आने शुरू हो जाते हैं। और यहीं पे हम देखेंगे कि जो एक आपकी कार्यकारी परिषद बनाया जाता है, किसका, गवर्नर का, कि गवर्नर में कार्यकारी परिषद होता है, गवर्नर के साथ 4 मेंबर और होते हैं। मतलब ये टोटल मिला के जो गवर्नर की जो कार्यकारी परिषद होती है, टोटल अगर हम देखें तो वहाँ 5 मेंबर होते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा, वहाँ पे टोटल जो मेंबर होते हैं वो आपके 5 मेंबर होते हैं, वो चीज़ हमने वहाँ पे देखी है ना। इसके बाद 1773 की चार्टर एक्ट में वो चीज़ भी हमने देख ली, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। आप देखो इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा एक्ट है, वो ये जो 1813 का चार्टर्ड एक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पे हम 3 तरीके की बात करेंगे। एक हम बात करेंगे ट्रेड को लेके, व्यापार, एक हम बात करेंगे धर्म को लेके, रिलीजन,
और एक हम बात करेंगे एजुकेशन को लेके, शिक्षा। हम यहाँ पे दो चीजों के बारे में यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। देखो कलर तो चेंज किया नहीं मैंने। देखो पहली बार बोला गया क्या, आपको याद होगा इस टाइम तक नेपोलियन तहलका मचा रहा था पूरे यूरोप के अंदर, है ना। नेपोलियन कहाँ का था, फ्रांस का। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा ना, कि वो जिसने कोई युद्ध नहीं हारा और एक ही लास्ट युद्ध था उसका, वो कौन सा था, वाटरलू का युद्ध, और हार के मर गया। तो नेपोलियन का क्या चल रहा था, दबदबा पूरे यूरोप के अंदर, है ना। अब जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे इंग्लैंड के अंदर, अब वो भी चाहते थे कि वो इंडिया के अंदर आए और ट्रेड करें। मतलब ये कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली है 1600 से लगा के, कितना टाइम हो चुका, 1813, जो मोनोपोली है 200 सालों की, अब वो मोनोपोली जो है वो तोड़ी जाए, जो एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का वो अब तोड़ा जाए और वो हमें मिले। तो यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट की वजह से जो अंग्रेज लोग थे ब्रिटेन के, वो चाहते थे कि अब जो ट्रेड की मोनोपोली है वो हटाई जाए ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ऐसा होता भी है। मतलब ये कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसकी जो मोनोपोली होती है, जो उसका एकाधिकार होता है, उसको यहाँ पे हटाने की बात करी। किसके बारे में क्या बोला, उसको यहाँ पे हटाने की बात की और हटा दिया गया। जब भाई बात होगी पार्लियामेंट के पास, और जब देखते हैं नेपोलियन तहलका ठा रहा था पूरे यूरोप के अंदर, तो बात माननी पड़ी। और देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे होती एक चीज और है, वो चीज क्या, देखो हुई क्या, समझो। इन्होंने बोला ठीक है हम हटा देते हैं मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की, आप भी जाओ ट्रेड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कुछ चीजों में इनको दे दिया गया, मतलब क्या कि ये ट्रेड कर सकते हैं किसके साथ, चाइना के साथ और चाय के साथ। मतलब चीन और चाय के साथ जो ट्रेड करने की मोनोपोली थी वो आज भी किसके पास थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो एक्सेप्ट सबकी मोनोपोली को हटा दिया गया, बजाय किसके, बजाय मतलब क्या बोल दिया गया कि भाई हम ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरी तरीके से मोनोपोली को हटा देते, एक्सेप्ट कि आप चाइना के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब ट्रेड करने और चाय के साथ जो ट्रेड हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की ही मोनोपोली है। ठीक है, साथ में देखो दूसरी बात ये बोला गया, यहाँ पे जो ईसाई मिशनरीज थे उनको इंडिया में अलाउ कर दिया गया कि आप आइए और खूब करिए प्रमोशन, किसका, ईसाई धर्म का। तो जो ईसाई मिशनरीज थे उनको अलाउ कर दिया गया इंडिया में आना, अलाउ कर दिया गया, स्वीकृत मिल गया कि आप खूब आओ, खूब फैलाओ भारत में क्या धर्म। तभी आप देखो ईसाई धर्म जो मिलते हैं वो इन्हीं की टाइम की देन थी। अब देखो क्या शिक्षा में पहली बार, इससे पहले देखो कब से रूल कर रहे हैं वो हम पे, 1765 से, या फिर आप ऐसे मान लो कि 1773 से तो कर ही रहे हैं। इतने साल में कभी भी किसी भी टाइम पे हमारे एजुकेशन के बारे में कोई भी बात नहीं की गई इनसे। फॉर द फर्स्ट टाइम 1830 का जो चार्टर्ड एक्ट था, यहाँ बोला गया कि भाई हम शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देंगे। मतलब क्या, अब उस टाइम पे 1 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती थी। अब सोचो शिक्षा के लिए पहली बार बात की गई और बोला गया कि वो हमें 1 लाख रुपए देंगे शिक्षा के लिए। तो 3 पॉइंट तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। तो समझ आए, क्लियर हो गई चीज। अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, 1833 का एक्ट पढ़ते, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक्ट। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देखो इस टाइम तक आते आते अंग्रेजों ने मराठास को हरा दिया था, मैसूर को हरा दिया था, हैदराबाद को हरा दिया था, और सारी पावर किसके हाथ में आ चुकी थी। अब पूरे का पूरा जो इंडिया का मैप है आप देखोगे मैक्सिमम जगह पे कंट्रोल किसका था, अंग्रेजों का कंट्रोल था। इसलिए उन्होंने बोला कि अब हम बंगाल से रूल नहीं करेंगे, अब हमारा जब मैक्सिमम एरिया हमारे कब्जे में है तो अब क्या होगा, अब होगा भारत का गवर्नर जनरल। अब देखो तो ये लास्ट स्टेप था किसका, पावर को केंद्रीकृत करने का। तो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि वो पहला स्टेप कौन सा था जहां पे पावर को केंद्रीकृत किया गया, वो स्टेप था वो एक्ट था 1773 का। वो लास्ट कौन सा था, वो है आपका 1833 का। तो यहाँ पे क्या बन गए, यहाँ पे हो जाते हैं भारत के गवर्नर जनरल।
तो हमने यहाँ पे क्या देखा, कौन बन जाते हैं भारत के गवर्नर जनरल। और कौन होते हैं, उनका नाम क्या होता है, विलियम बेंटिंक जो होते हैं वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। ये कौन बनते हैं, भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है, विलियम बेंटिंक। आपने बड़े अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। यहीं पे पहली बार बोला गया जो इंडियन सिविल सर्विसेज है उसकी परीक्षा को ओपन कराया जाए, मतलब ओपन कंपटीशन के थ्रू कराया जाए और इंडिया में भी कराया जाए। बट इस बात को यहाँ पे नहीं माना गया कि नहीं भाई, नहीं हम नहीं मानते आपकी बात को। साथ में आपको याद होगा, मैंने आपसे बोला था स्टार्टिंग में ही कि जो गवर्नर था उसकी कार्यकारी समिति, जो कार्यकारी परिषद था गवर्नर का, उसमें 4 मेंबर थे और एक आपका क्या था, गवर्नर था। टोटल मिला के 5 मेंबर थे। फिर मैंने आपसे बोला कि 1 मेंबर को कम कर दिया गया और टोटल मिला के अब गवर्नर को मिला के उनके पास सिर्फ 4 मेंबर थे। यहाँ पे उस मेंबर को और ऐड कर दिया गया। मतलब ये देखो, यहाँ पे जो गवर्नर की कार्यकारी परिषद जो था, यहाँ पे एक मेंबर को जोड़ा गया। यहाँ पे विधि, एक लॉ, कानून विधि एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसके हेड कौन थे, उनका नाम था मैकाले साहब, लॉर्ड मैकाले। वो अपने आप को लॉर्ड बोलते थे, मैं तो नहीं बोलती कि वो लॉर्ड होंगे। मैकाले साहब ये कौन थे, ये कानून के कहते नहीं, एक लॉ मेंबर जोड़ा गया। तो गवर्नर की कार्यकारी में आप दोबारा से गवर्नर की कार्यकारी परिषद में कितने मेंबर हो गए, 5। पहले 4 थे और एक और कौन शामिल हो गया, वो मैकाले। तो विधि का लॉ मेंबर जोड़ा गया, मतलब लॉ का भी मेंबर जोड़ा गया, कानून का एक पर्सन जोड़ दिया, इसका नाम था मैकाले। और इसी ने क्या बोला था कि जो इंडिया का एजुकेशन है वो ब्रिटेन में रखी एक अलमारी की भी एक छोटी सी जो जगह है ना, उसके बराबर भी नहीं है। ठीक है, इसने प्रमोट किया था जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए, हिंदी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो शिक्षा है वो किसी काम की नहीं है, बहुत कुछ है ना। ठीक है, तो विधि मेंबर कौन बना पहला, मैकाले साहब जी। जब इनसे बोला, जब इसी याद रखना, इस टाइम में बोला गया था कि जो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज है वो यहाँ पे भी होना चाहिए, मतलब ओपन कंपटीशन शुरू होना चाहिए सबके लिए। बट नहीं हो पाता, आपको पता है। बाद में हम देखेंगे 1857 वाले एक्ट में, जहाँ पे ओपन कंपटीशन शुरू हो जाता है ऑल इंडिया सिविल सर्विस का। बट होता कहाँ है, ब्रिटेन के अंदर। और वो भी हमारे यहाँ के लोग देते हैं और स्वतंत्र नाथ पहले बनते हैं इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, इतना टफ होता था उस टाइम। आज का पेपर भी देखो आप, आज के टाइम पे देखो सबसे टफ एग्जाम किस चीज़ का है, यूपीएससी का ना। उस टाइम पे कितना टफ होता होगा कि आपको ब्रिटेन के अंदर जाना है, पेपर देना है ब्रिटेन के अंदर बैठ के, और वहाँ की लैंग्वेजेस को सीखना है। इंग्लिश कंपलसरी था और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, उसके बाद पेपर देना। तो कितना टफ होता होगा उस टाइम पे भी, है ना। चलो, इसके बाद हम क्या देखते हैं, 1853 का एक्ट। यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे ओपन कंपटीशन कर दिया गया। इंडियन सिविल सर्विसेज का क्या कर दिया गया, ओपन कंपटीशन। मतलब क्या, ये नहीं कि इंडिया के अंदर पेपर कराया जा रहा है। पेपर कहाँ हो रहा है, पेपर अभी भी इंग्लैंड के अंदर हो रहा है, ब्रिटेन के अंदर हो रहा है, पेपर अभी भी इंग्लैंड के अंदर होगा। बट ये कर दिया गया कि पहले सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के लोग ही पेपर देते थे, अब इंडियंस लोग भी शामिल हो सकते हैं और पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहले सिविल सर्विस पाने वाले नाम क्या था उनका, सत्येंद्र नाथ प्रकाश जो थे। ये पहले थे सिविल सर्वेंट, ये क्या थे, फर्स्ट सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, ये भी आप देख लो कौन थे, ये आपके पहले सिविल सर्वेंट। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और समझो, जो 1833 का एक्ट था, यहाँ पे बोल दिया गया कंपनी जो है आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, कॉमर्शियल चीजों को देखेगी। दोबारा से जो 1833 जो कब बोला गया था आपका, देखो पिट्स इंडिया एक्ट में, कि कंपनी सिर्फ कॉमर्शियल चीज देखेगी। यहाँ पे बोल दिया गया कंपनी जो है वो सिर्फ 20 सालों के लिए, 20 वर्ष तक क्या देखेगी, सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल चीजें देखेगी। कॉमर्शियल मतलब व्यापार के बारे में ही देखेगी, पॉलिटिकल चीजें ब्रिटिश पार्लियामेंट देखेगी। यहाँ पे देखो क्या हुआ इस वाले एक्ट में। अब
जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने किसी भी तरीके का कोई टाइम नहीं दिया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कितने सालों तक यहाँ पे काम करेगी। साथ में यहाँ पे बोल दिया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सिर्फ एज अ ट्रस्ट काम करेगी और जो भी प्रशासनिक चीजें हैं, जो भी कॉमर्शियल चीजें हैं वो देखेगी, बट टाइम फिक्स नहीं किया। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 20 सालों तक कॉमर्शियल काम करेगी, बट यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी टाइम नहीं बोला गया। इसका मतलब है कि जब चाहती तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा सकती थी किसी भी टाइम तक, और इनका इरादा था। और उन्हें वो मौका किसने दे दिया? उन्हें मौका मिल गया 1857 के रिवॉल्ट में। तो चाहती पहले से भी थी वो, और यहाँ पे उन्हें क्या मिल जाता है? उन्हें मौका मिल गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया और यहाँ पे बोल दिया गया, मैं लिख नहीं रही हूँ, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी से ये बात बोली गई कि आप सिर्फ एज अ ट्रस्ट की तरह काम करेंगे और जब तक हम चाहेंगे तब तक ही आप यहाँ पे रहोगे, है ना, ट्रस्ट की तरह भी। और बाद में क्या हो जाता है, यहाँ पे हमने देखा 1857 में क्या हो गया, एक रिवोल्ट हो गया। भैया कहानी बदल जाती है, इसने क्या कर दिया, इसने कहानी बदल दी और अब शुरू हो जाता है ब्रिटिश क्राउन। और जब ब्रिटिश क्राउन आया तो भाई क्या हुआ, इसके बाद रिवोल्ट के बाद क्या हुआ, अब ब्रिटिशर्स ने बोला कंपनी रूल का एंड। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला कि या फिर यहाँ देखो ब्रिटिश की महारानी ने बोलना, हम लिखते थे यहाँ पे क्या बोला ब्रिटिश की महारानी ने। महारानी का नाम बताएगा कोई, कौन है? महारानी विक्टोरिया। क्या नाम था उनका? महारानी विक्टोरिया। ये भी देख लो, विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया? इलाहाबाद में। तो इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में। ये घोषणा पत्र किसने पढ़ा था? उनका नाम था, घोषणा पत्र पढ़ा किसने था? कैनिंग ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? कैनिंग ने। ये पढ़ा कहाँ गया था घोषणा पत्र? ये पढ़ा गया था इलाहाबाद के अंदर। कहाँ पढ़ा गया था? इलाहाबाद के अंदर। ये जो था ये आपका पढ़ा गया। अब देखो क्या हुआ, ये घोषणा पत्र में बोला कि अब इन्होंने क्या बोला इस घोषणा पत्र में कि भाई इंडिया जो है अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर में है। भारत जो होगा, इंडिया जो है वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर आएगा। मतलब अब कंपनी रूल को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। क्या बोला कि अब जो कंपनी रूल है उसे समाप्त कर दिया गया। साथ में एक चीज और बोली गई, देखो वो चीज क्या बोली गई कि भाई जो लड़ाई हुई किस वजह से थी, कि आपने देखा जो डॉक्टर ऑफ लैप्स था, कौन लेके आया था? डलहौजी। कि भाई जिसके भी बायोलॉजिकल सन नहीं है उसका जो एरिया है उसे वो उन्होंने अपने कब्जे में ला लिया, चाहे झांसी हो, चाहे कानपुर हो, जहां अवध हो। तो अब इन्होंने क्या बोला कि भाई अब जो ब्रिटिश इंडिया के पास एरिया है उसी एरिया पे क्या करेगी, वो कंट्रोल करेगी। मतलब जो अब हड़पने की नीति है वो खत्म हो गई। इसके बाद आप देखोगी जो हड़पने की नीति होती है वो पूरी तरीके से यहाँ पे क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई और खत्म कर दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ब्रिटिश क्राउन रूल था, कंपनी रूल को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया और हड़पने की जो नीति होती है उसे भी समाप्त किया गया, को भी यहाँ पे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, हमने क्या देखा, हड़पने की नीति को यहाँ पे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब देखो इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गुड गवर्नेंस एक्ट जिसे बोलते हैं। सिर्फ इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है गुड गवर्नेंस एक्ट। कब? 1858 में। ठीक है, एक एक्ट आता है 1858 में जिसे बोलते हैं गुड गवर्नेंस एक्ट। बहुत अच्छा एक्ट। इससे पहले जो एक्ट आए थे सारे बुरे थे, बड़ा अच्छा एक्ट। क्योंकि अब क्या होगा, अब जो होगा वो किसका शासन होगा, ब्रिटिश क्राउन का। अब महारानी करेंगे हम पे रूल। कंपनी जो थी वो बुरी थी और कंपनी को हटा दिया गया। कंपनी नहीं हटती, पता क्या होता है कि हमने मटेरियल तो सेम रखा बट प्रोडक्ट की पैकेजिंग चेंज कर दी। वही हमारे साथ हुआ और हम इतने अनपढ़ इंसान, हम समझ ही नहीं पाए उस चीज़ों को। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जो किया कि भाई किसने लड़ाई, किससे परेशान हो आप? गवर्नर जनरल से ना। डलहौजी ने क्या निकाला था, आपके डॉक्टर ऑफ लैप्स पॉलिसी, हड़प की नीति किसने निकाला था? गवर्नर जनरल ने। हम इसको हटा देते, मतलब ये कि हम एक नया पद क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्या किया गया, क्रिएट न्यू पोस्ट, या फिर जिसे हम बोलते हैं एक नया पद बनाया गया, नया पद सृजन किया गया और इसका नाम था वायसराय। मतलब ये कि अब इंडिया के कौन होंगे, अब इंडिया के होंगे वायसराय, जो इंडिया में डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होंगे किसके, ब्रिटिश क्राउन के। ठीक है, जो कौन होंगे, जो इंडिया में
प्रत्यक्ष रूप से ठीक है, समझ आया, क्लियर हो गया। अब देखो लास्ट गवर्नर जनरल कौन था हमारे, वो थे कैनिंग, और इन्हीं को बना दिया गया पहला वायसराय। सोचो इसके बाद क्या हुआ, तो फर्स्ट वायसराय कौन बनता है, पहला, अगर हम बात करें वायसराय की तो वो कौन बनता है पहला वायसराय, उनका नाम क्या होता है, वो होते हैं कैनिंग। मतलब ये पैकेजिंग तो चेंज कर दी और मटेरियल जो था उसी को रख दिया। मतलब ये कि अब पहला वायसराय कौन बना, कैनिंग। लैंगिंग कैसे मैंने लिख दिया, सॉरी ये कैनिंग हो जाती है भाई मिस्टेक, ठीक है, समझ आया। ये बना, ये हुआ आपका पहला वायसराय। एक और नया पद बनाया गया, उसका ना एक और नया पद क्रिएट किया गया, एक नया पद सृजन किया गया। उसका जो नाम था वो बताएगा कौन, क्या था, एक इंडियन सचिव बनाया गया। कौन बनाए गए, भारतीय सचिव बनाए गए, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट होगी उसको डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो एक नया पद क्रिएट किया गया जिसका नाम क्या था, ये था हमारे भारतीय सचिव। अब इन्हें में एक पद इन्हें बोला गया कि इनके अंडर में 15 मेंबर्स होंगे, 15 सदस्यों की एक परिषद भी बनाई गई, कि एक परिषद बनाई गई। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा 15 लोगों की, 15 मेंबर्स की एक परिषद बनाएगी जो ये देखेगी कि अब इंडिया में किस तरीके से कानून जो है वो आपका काम करेगा, ठीक है। तो ये था गुड गवर्नेंस एक्ट। दो चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखना, और भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली गई। साथ में बोला गया हड़प की जो नीति है पूरी तरीके से यहाँ पे क्या कर दी गई, खत्म कर दी गई, ठीक है। कि हड़प की नीति पे हम किसी तरीके का कोई भी काम नहीं करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखो अब जल्दी से हम जल्दी पढ़ लेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से दोबारा से एक्ट आते हैं, फिर हमारी जो असेंबली बनती है वो किस तरीके से बनती है और किस तरीके से जो होते हैं वो काम होते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतने रखते हैं। आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। और किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझसे अभी पूछो। समझ आ गया हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार देख लो दोबारा से। किसी को किसी चीज़ में भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लो, है ना, ठीक है। अब देखो हिस्ट्री का पोर्शन था, मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बता नहीं सकती, फिर मैंने बहुत कोशिश की है आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से बताने की, है ना। तो बाकी आपने पढ़ा होगा सारी कहानी इतिहास के अंदर। तो मिलते हैं कल, आज इतने रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।